Hello everyone and welcome to my channel. I'm Ankita. In this video today, we'll be talking about the detailed summary of Jane Eyre. I've already made a video on the detailed background and the setting and the historical context and everything related to Jane Eyre, the link to which I'll leave in the description box below. So I would suggest that before coming on to this video, do watch that video for a better understanding of the text. If you are just interested in the summary, then this surely is the video for you. Here I have talked about the detailed summary of the text, and I've also discussed about some of the important themes in the novel, the character of Bertha Mason and the symbol of Red Room. So keep on watching and let's. So जो जेन एयर होती है वो एक यंग ऑर्फन होती है, अनाथ होती है, एंड शी इज बीइंग रेज्ड बाय मिसेस रीड. जो मिसेस रीड है वो जेन की आंट होती है, पैसा होता है उनके पास, बट शी इज ऑल्सो वेरी क्रूअल. एक सर्वेंट होती है बेसी नाम की, एंड यू नो शी इज़ अ काइंड पर्सन जो कि जेन को कहानियाँ सुनाती है एंड शी सिंग्स सॉन्ग्स टू हर. एक दिन क्या होता है, जेन की अपने कज़न जॉन रीड के साथ लड़ाई हो जाती है. जो जॉन था वो जेन को बुली कर रहा था, और जो जेन की आंट होती है मिसेस रीड, वो जेन को बंद कर देती है एक रेड रूम में. वो रूम जहाँ पर जो जेन के अंकल थे, अंकल रीड, उनकी मौत हुई थी. अब जब जेन वहाँ पर रूम के अंदर बंद होती है तो जेन को लगता है कि उसने अपने अंकल का भूत देखा है. वो चिल्लाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है. जब उसको होश आता है तो शी फाइंड्स हरसेल्फ कि बेसी उसकी देखभाल कर रही है, एंड देयर इज एन अपोथेकरी मिस्टर लॉयड करके, जो कि मिसेस रीड को सजेस्ट करते हैं कि जेन को दूर भेज दिया जाए एक स्कूल में. एंड जेन ये सुनकर खुश हो जाती है, मिसेस रीड मान जाती है, एंड दिस मेक्स जेन हैप्पी. अब जब जेन लोवुड स्कूल आती है तो शी फाइंड्स कि जो यहाँ पर लाइफ है दैट इज फार फ्रॉम परफेक्ट. जो स्कूल का हेडमास्टर है, अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, ही इज ऑल्सो समबडी जो कि क्रूअल है और अब्यूजिव मैन है, एंड ही इज हिपोक्रिटिकल. अब ये जो ब्रोकलहर्स्ट होता है ना, वो अपने इन स्टूडेंट्स को गरीबी के बारे में और डिप्रिवेशन के बारे में, कमी के बारे में सिखाता है. और वो क्या कर रहा होता है कि जो स्कूल के फंड्स हैं वो उनको यूज़ करता है अपने ऊपर, खुद के लिए एंड फॉर हिज ओन फैमिली, ताकि वो अच्छे से जी सके. अब यहाँ पर स्कूल में जेन की दोस्ती होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम होता है हेलेन बर्न्स. अब ये जो हेलेन बर्न्स होती है ना, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्टर लाइक एटीट्यूड जो ये स्कूल की मिजरीज हैं इनके प्रति, एंड ये जो उसका एटीट्यूड है हेलेन का, ये जेन को हेल्पफुल भी लगता है और वो इससे डिस्प्लीज भी होती है. अब स्कूल में एपिडेमिक फैल जाता है और जो हेलेन है वो उस एपिडेमिक में मर जाती है. इस एपिडेमिक की वजह से यू नो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ऑल्सो डिपार्ट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज जो लोवुड की जो इतनी बुरी कंडीशंस थी दैट हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल. मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के वहाँ से जाने के बाद जो अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन जो कि सिंपैथेटिक होते हैं वो आते हैं ब्रोकलहर्स्ट की जगह पे, एंड जो जेन की लाइफ है वो इम्प्रूव होती है. वो 8 साल और बिताती है लोवुड में, 6 साल एज अ स्टूडेंट एंड 2 साल एज अ टीचर. अब 2 साल वहाँ पढ़ाने के बाद जेन वॉन्ट्स टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, तो वो एक गवर्नेंस की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है एट अ मैनर कॉल्ड थॉर्नफील्ड, जहाँ पर वो एक लड़की को पढ़ाती है जिसका नाम अडेल होता है, एंड शी इज अ फ्रेंच गर्ल. उस जगह की हाउसकीपर का नाम होता है मिसेस फेयरफैक्स, एंड शी इज द वन जो कि उस एस्टेट की देखभाल करती हैं. जेन का जो एम्प्लॉयर होता है थॉर्नफील्ड पे, उसका नाम होता है रॉचेस्टर, एंड ही इज अ डार्क एंड इम्पैशन्ड मैन. एंड जेन को ये रियलाइज होता है दैट शी इज फॉलिंग इन लव विद हिम. तो एक रात को जेन रॉचेस्टर को आग से बचाती है, और जो रॉचेस्टर है वो ये क्लेम करता है कि जो आग थी इट वाज स्टार्टेड बाय अ ड्रंकन सर्वेंट जिसका नाम ग्रेस पूल है. पर ग्रेस जो है शी कंटिन्यूज टू वर्क एट थॉर्नफील्ड, और जेन ये कंक्लूड करती है कि उसको पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है. अब रॉचेस्टर जो है वो घर पर एक बहुत सुंदर औरत को लेकर आता है जिसका नाम होता है ब्लांच इंग्राम, एंड जेन जो है शी बिकम्स सैड. जेन ये एक्सपेक्ट करती है कि रॉचेस्टर ब्लांच को प्रपोज करेगा,
पर रॉचेस्टर उसको प्रपोज करने की बजाय जेन को प्रपोज करता है एंड जेन एक्सेप्ट कर लेती है। उसको यकीन नहीं होता बट शी एक्सेप्ट्स इट। अब शादी का दिन आता है और जो जेन और रॉचेस्टर होते हैं दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सचेंज देयर वाउज, पर मिस्टर मेसन की आवाज आती है और वो चिल्लाते हैं दैट रॉचेस्टर की ऑलरेडी एक बीवी है। मेसन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि वो बर्था का भाई है। बर्था कौन है? रॉचेस्टर की बीवी का नाम बर्था होता है और वो बताता है कि उसने बर्था से शादी करी थी जब रॉचेस्टर एक यंग आदमी था एंड ही मैरिड बर्था इन जमैका। जमैका जगह का नाम है, कंट्री का नाम है। एंड ही फर्दर सेज कि जो बर्था है वो अभी भी जिंदा है। रॉचेस्टर मेसन के इन क्लेम्स को मना नहीं करता, पर वो एक्सप्लेन करता है कि बर्था अब पागल हो चुकी है। जो ये वेडिंग पार्टी है वो उसको वापस थॉर्नफील्ड लेकर जाता है और वहां पर वो बर्था को देखते हैं दैट हाउ शी हैज गॉन इनसेन एंड दैट शी इज ग्राउलिंग एक जानवर की तरह एंड शी इज देयर ऑन ऑल हर फोर्स एज इन अपने हाथ पैरों पर। रॉचेस्टर बर्था को छुपा कर रखता है थॉर्नफील्ड की तीसरे मंजिल पर और वो ग्रेस पूल को, रिमेंबर जो सर्वेंट थी ग्रेस पूल, उसको पे करता है ताकि वो उसकी बीवी को अंडर कंट्रोल रख सके। बर्था was actually the reason, जो फायर लगी थी ना उसके पीछे बर्था was the reason, and now Jane realizes that she cannot be with Rochester because he's already married and that is why she flees Thornfield। वो वहां से चली जाती है। अब Jane, she does not have any money or any food and that is why she is forced to sleep outdoors and she begs for food। अब 3 siblings होते हैं, Mary and Dinah Rivers and St. John Rivers। तो ये तीनों जो भाई बहन होते हैं they take Jane with them एंड जेन बहुत जल्द उनके साथ फ्रेंड्स बन जाती है। जो सेंट जॉन होता है ही इज़ अ क्लर्जी मैन और वो जेन को एक नौकरी दिलवा देता है पढ़ाने की एज अ टीचर एट अ चैरिटी स्कूल इन मॉर्टन। एंड या ऑल्सो दैट दे लिव इन अ मैनर जिसका नाम होता है मोर हाउस। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट इन द सेटिंग इन द लास्ट वीडियो। तो अब जो ये सेंट जॉन होता है वो एक दिन ही सरप्राइजेस जेन ये डिक्लेयर करके कि जो जेन के अंकल थे जॉन एयर वो मर गए हैं और उन्होंने एंड दैट he has left Jane a huge fortune which is of 20,000 pounds। Remember उस जमाने में 20,000 pounds बहुत थे। जब जेन उससे पूछती है कि उसको ये न्यूज़ कैसे मिली तो जेन को ये सुनकर और शॉक लगता है जब ये जो सेंट जॉन रिवर्स हैं ये उसको बताता है कि उसके जो अंकल थे वो सेंट जॉन यानी कि उसके भी अंकल थे, दैट इज जेन और जो रिवर्स हैं ये कजिन्स हैं। और जेन इमिजिएटली ये डिसाइड करती है कि जो उसको ये इनहेरिटेंस मिली है वो बराबर बांटेगी अपने इन 3 नए रिलेटिव्स के साथ, जो उसको ये नए रिलेटिव्स मिले हैं उनके साथ। अब जो ये सेंट जॉन है वो डिसाइड करता है कि वो इंडिया जाएगा एज अ मिशनरी और वो जेन से कहता है उसके साथ आने के लिए एज हिज वाइफ। जेन मान जाती है इंडिया आने के लिए पर वो उससे शादी करने से मना कर देती है ये कह के कि वो उससे प्यार नहीं करती। सेंट जॉन उसको प्रेशर करता है कि वो दोबारा इस बारे में सोचे एंड शी ऑलमोस्ट गिव्स इन, बट वो रियलाइज करती है कि वो उस आदमी को अबैंडन नहीं कर सकती हमेशा के लिए जिससे वो एक्चुअली में सच में प्यार करती है। हुआ क्या होता है कि एक रात को जेन को रॉचेस्टर की आवाज आती है कि रॉचेस्टर जेन का नाम पुकार रहा है। जेन इमीडिएटली निकल जाती है थॉर्नफील्ड के लिए और उसे पता चलता है कि वो जो जगह है वो पूरी तरह से जल गई है और उसको जला दिया था बर्था मेसन ने एंड दैट शी ऑल्सो डाइड इन दैट फायर। रॉचेस्टर ने सर्वेंट्स को बचा लिया था लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई एंड ही ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ हिज हैंड्स। अब जेन रॉचेस्टर का जो नया रेजिडेंस है फर्नडीन वहां जाती है। वहां पर शी फाइंड्स आउट कि जो रॉचेस्टर है वो 2 सर्वेंट्स के साथ रहता है नेम्ड जॉन एंड मैरी। फर्नडीन में अब जेन और रॉचेस्टर दे रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप और बहुत जल्दी वो दोनों शादी कर लेते हैं। स्टोरी के एंड में जेन लिखती है कि उसको रॉचेस्टर से शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं और वो और रॉचेस्टर बहुत खुश हैं अपनी इस नई लाइफ में एंड दे एंजॉय परफेक्ट इक्वालिटी। शी सेज कि आफ्टर 2 years ऑफ ब्लाइंडनेस रॉचेस्टर की एक आंख में रोशनी वापस आ गई थी एंड जब उनका पहला बेटा हुआ दैट वो उसको देख पाया था एंड दिस इज वेयर द नॉवल एंड्स। ऑल्सो जब वो नॉवल में आपको बताती हैं कि उसकी शादी हो गई थी रॉचेस्टर के साथ तो बहुत फेमस लाइंस आती हैं नॉवल में, रीडर
I married him. ओके, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पर उसने ये नहीं बोला दैट ही मैरिड मी, शी सेज दैट आई मैरिड हिम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. थीम्स की बात करें तो नॉवल के अंदर फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. जो जेन एयर में मेन क्वेस्ट है वो है जेन की सर्च की फॉर अ फैमिली, फॉर बिलोंगिंग एंड फॉर लव. वो इन चीज़ों को ढूंढ रही है. नॉवल के अंदर थीम्स की बात करें तो जेंडर इन इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. नॉवल के अंदर इफ यू सी, ब्रॉन्टे इज ऑफ कोर्स कंडेमनिंग द जेंडर इन इक्वालिटीज जो उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी. नॉवल स्टार्ट होता है जेन के इम्प्रिजनमेंट से इन द रेड रूम, इफ यू रिमेंबर, एट गेट्स हेड. एंड लेटर इन द बुक आप देखते हैं कि बर्था इज ऑल्सो इम्प्रिजन इन द एटिक थॉर्नफील्ड में. तो ये जो कनेक्शन है ये इम्प्लाई करता है कि जो जेन के इम्प्रिजनमेंट है वो सिंबॉलिक है उसकी लोअर सोशल क्लास का, और जो बर्था का कंटेनमेंट है, जो उसका इम्प्रिजनमेंट है, वो सिंबॉलिक है ऑफ विक्टोरियन मैरिज. के सारी औरतें अगर वो शादी करती हैं अंडर अनइक्वल सर्कमस्टांसेस जैसे बर्था ने की थी, दे विल इवेंचुअली बी कन्फाइंड और उन्हें ऑप्रेस किया जाएगा उनके हस्बैंड के द्वारा किसी ना किसी फॉर्म में, मैनर में. तो ध्यान दें कि जो जेन है शी इज कॉन्शियसली अवेयर कि जो अनइक्वल मैरिजेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, शी इज अवेयर ऑफ दैट. सो यू नो, इवन दो वो मिस्टर रॉचेस्टर से प्यार करती है, वो उससे शादी नहीं करती जब तक कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट be equal, unless she can enter into the marriage as his equal, as Mr. Rochester's equal. And when does that happen? जब Bertha dies and she gets her own fortune, and you know when Mr. Rochester is the one जो कि जेन पे डिपेंड करता है लेटर, बिकॉज रिमेंबर ही लूजेस हिज आई एंड वन हैंड, तो ही इज द वन हु डिपेंड्स ऑन जेन, नॉट द अदर वे राउंड. तो जो जेन के इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें जेंडर ऑब्स्टिकल्स से अलग किया जाना इज डिफिकल्ट. But it is also clear कि जो उसकी position है as a woman, that also prevents her from venturing out into the world, जैसे कि मेल कैरेक्टर्स करते हैं नॉवल के अंदर. In fact, you know, जो ये उसका desire है for the worldly experience, ये उसके last name को ironic बनाती है. उसका जो last name है Eyre, okay, and that comes from the old French word जिसका मतलब होता है to travel. तो ब्रॉन्टे ये सजेस्ट करती हैं कि अगर जेन एक आदमी होती तो she would not be forced to submit to this economic hardship, because you know वो actively attempt कर सकती थी अपना खुद का fortune बनाने की, because she would have lot more options to go out into the world. But because she is a woman, she is hindered by that, by her gender. She cannot do that. And you know, she has just a limited number of options, being a governess being one of them. Because governess was one of the position जो कि एक legitimate position थी एक औरत के लिए, especially of somebody who belongs to her social class or who comes from her background, and she simply has to wait for her uncle के you know वो उसके लिए fortune छोड़ के जाएंगे. Now the symbol of red room is an important one in the novel. ये जो red room है ये symbolize करता है of the things that Jane must overcome in her struggles to find freedom and to find happiness and a sense of belonging. Red Room के अंदर जो जेन की पोजीशन है of exile and imprisonment वो पहली बार क्लियर होती है. Although जो जेन है इवेंचुअली उसको फ्री कर दिया जाता है, रूम से बाहर निकाल दिया जाता है, बट शी कंटिन्यूज टू बी सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड शी इज समबडी जो फाइनेंशियली ट्रैप्ड है एंड शी डज नॉट हैव लव, शी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट. तो ये जो उसका सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और उसकी फ्रीडम है ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, दे आर कॉन्स्टेंटली थ्रेटन्ड. तो जो ये रेड रूम का इंपॉर्टेंस है एज अ सिंबल, ये थ्रू आउट द नॉवल कंटिन्यू होता है. ये बार बार एज अ मेमोरी की तरह रीअपियर करता है जब भी जो जेन है वो एक कनेक्शन बनाती है between her current situation and that first feeling of being ridiculed. And thus you know जब उसको लोवुड स्कूल में जब वो होती है उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो शी रिकॉल्स द रेड रूम. वो रेड रूम के बारे में तब भी सोचती है जिस रात वो थॉर्नफील्ड को छोड़कर जा रही होती है, जब रॉचेस्टर उसको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एज इन जेन रॉचेस्टर की मिस्ट्रेस बन के रहे. ओनली आफ्टर जब जेन हैज असर्टेड हरसेल्फ और जब उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाता है, जब उसको एक स्पिरिचुअल फैमिली मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ द रिवर्स एंड विच दे एक्चुअली टर्न आउट टू बी हर रियल फैमिली,
It is only after that that she can marry Rochester and that she can find freedom in marriage and through marriage. One last thing is the character of Bertha Mason, which is very important for the novel. तो ये जो Bertha Mason की presence है Jane Eyre में, it's a complex one, okay? She is the one जिससे Jane की happiness जो है, जो खुशियाँ हैं, that is impeded, but वो कैटलाइज भी करती है जो जेन की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी ग्रोथ है, उसको जो मिस्ट्री सराउंड करती है ना बर्था को, वो एक डर का और सस्पेंस का माहौल क्रिएट करती है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट मिस्ट्री टू द प्लॉट. जो बर्था है उसको आप एज अ सिंबल भी इंटरप्रेट कर सकते हो. कुछ क्रिटिक्स हैं जो उसको देखते हैं एज अ स्टेटमेंट अबाउट द वे ब्रिटेन फियर करता था और साइकोलॉजिकली बंद कर देता था, लॉक अवे कर देता था अदर कल्चर्स को जिनसे उनका एनकाउंटर होता था एट द हाइट ऑफ इट्स इंपीरियलिज्म. कुछ क्रिटिक्स हैं जो बर्था को देखते हैं एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैप्ड विक्टोरियन वाइफ, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कभी बाहर ट्रैवल नहीं करेगी या घर के बाहर काम नहीं करेगी एंड इवेंचुअली जो कि शी बिकम्स मोर फ्रेंजीड बिकॉज उसको कोई आउटलेट नहीं मिल पाता उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी के लिए. स्टोरी के अंदर देन जो बर्था की इंसानिटी है दैट कुड ऑल्सो सर्व एज अ वार्निंग जेन के लिए कि अगर वो रॉचेस्टर को कंप्लीटली सरेंडर करेगी तो व्हाट दैट विल ब्रिंग अबाउट. थ्रू आउट द नॉवल जो जेन है वो अपनी इनर स्पिरिट को डिस्क्राइब करती है एज फायरी, और जो बर्था है शी सीम्स टू बी द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन. जो ये जेन की अंदर की इंटीरियर फायर है, शी सीम्स टू बी द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट. So Bertha, she expresses the feelings जिनके बारे में जेन को ध्यान रखना चाहिए, that she must keep in check. With that, I would like to end this video. If you are new to my channel, do not forget to subscribe. आप मुझे मेरे social media पर भी follow कर सकते हैं, the links to which you can find in the description box below. Thank you so much.